नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए हिंदी साहित्य की एक सशक्त कहानीकार और लेखिका जो प्रेमचंद परंपरा से आती हैं। उनकी कहानियों में यथार्थ, मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता और मानवीय करुणा का अनूठा संगम मिलता है। दोस्तों, उर्मिला शिरीष जी हिंदी साहित्य जगत में एक मजबूत हस्ताक्षर मानी जाती हैं। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी कहानी। कहानी का शीर्षक है चेहरे। वह उनके सामने खड़ी थी, खामोश, पर उसकी आंखों में पूरा कालखंड समाया हुआ था। मैं बधाई देने आई हूँ, उसने मिठाई का डिब्बा रखते हुए कहा। वह बधाई की बात कह जरूर रही थी, पर उसका मन कहीं और था और निगाहें उनके चेहरे पर। भीतर की उधेड़ बुन एक एक भाव में बिंधी थी, बनते टूटते ख्वाबों पर सवार। वह एक एक चीज को गौर से देख रही थी। अच्छे से पढ़ना, खूब मेहनत करना। मम्मी पापा ने बहुत मेहनत से तुम लोगों को पढ़ाया है और भेजने का फैसला लिया है। वहां गंदे लोगों की संगत में मत पड़ना। अपने संस्कार, अपने आचार व्यवहार को मत भूलना। उसका बोलना जारी था। जाने वाले बच्चों को वह अपनत्व और अधिकार से समझा रही थी, नसीहतें दे रही थी, अतिरिक्त आत्मीयता दिखा रही थी। दोनों बच्चे चुप थे, पर वे जल्दबाजी में थे, तैयारी की हड़बड़ी में थे। इस समय उनकी आंखों में सपनों का अनंत आकाश उतर आया था। अभी उन्हें दोस्तों से, रिश्तेदारों से और परिचितों से मिलना था। जाहिर था कि बाहर जाने का उल्लास, उत्तेजना और उनकी खुशी देखने लायक थी। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अपने सपनों को पूरा करने के लक्ष्य ने उन्हें एकाएक ही बड़ा और विशेष बना दिया था। उनके भीतर घबराहट थी, अकेले होने का दुख था, विदेश में जाकर पढ़ने रहने और अन्य बातों की चिंता थी। इस सब के बावजूद वह वैसी निष्ठुर और आत्मकेंद्रित मां नहीं बनना चाहती थी जो अपने अकेलेपन, उदासी और दुख के कारण बच्चों के कैरियर में आड़े आए। वह बच्चों के साथ, उनके सपनों के साथ, उनके आह्लाद और रोमांच के साथ चलना और उड़ना चाहती थी। उनके एहसासों को जीना चाहती थी जो इन क्षणों वे जी रहे थे, महसूस कर रहे थे। पासपोर्ट तो गौतम का भी बन गया है, टीना का बनना रह गया है, उसने धीमे से कहा। पासपोर्ट? तो क्या यह भी अपने बच्चों को विदेश भेजने का सपना देख रही है? उन्हें आश्चर्य हुआ, फिर भी उन्होंने दिलासा देते हुए कहा, चिंता क्यों करती हो? एक दिन गौतम और टीना भी विदेश जाएंगे। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, उसने हंसते हुए कहा। उन्होंने देखा उसकी हंसी कृत्रिम थी, सिर्फ दांत दिखाने वाली। उस हंसी के पीछे गहरी उदासी और रहस्यमयता थी। वह हंसी खुशी के साथ तो हरगिज नहीं जुड़ी थी। हाँ, वह अपनी हंसी में अपने भीतर का त्रास उड़ेल रही थी। न जाने क्यों उन्हें एकाएक लगा कि उसका इस समय आना ठीक नहीं है। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। वही महत्वाकांक्षा मेरे बच्चों की सफलता पर काली छाया न बन जाए। वे उसका मन रखने के लिए बोली। गौतम की नौकरी तत्काल लग जाएगी, उन्होंने सामान जमाते हुए कहा। देखिए क्या होता है, उसने दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए कहा। उन्हें 50 काम करने थे। उसकी उपस्थिति सारे वातावरण को असहज बना रही थी। इस समय उसके मन में अपने बच्चों को लेकर जो बेचैनी थी, चिंता थी, सपने थे, वे सब सामने आ खड़े हुए थे। यह उसका अदम्य साहस ही था कि विधवा होकर घर से निष्कासित किए जाने के बावजूद केवल अपने व्यवहार के बल पर उसने कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिलवाई थी। कोई किताबों का खर्च देता था तो कोई यूनिफॉर्म का, तो कोई फीस भरता था। 12वीं तक तो उन दोनों ने एक बच्चे का पूरा खर्च उठाया था। यह देखकर उन्हें आत्मिक संतोष मिलता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो उसकी तपस्या सार्थक हो जाएगी। अपने पांव पर खड़े होते ही बच्चे जीवन के तमाम अभाव तथा संघर्षों को भूलकर खुशियों के साथ जिएंगे। उनके भीतर घबराहट थी, अकेले होने का दुख था, विदेश में जाकर पढ़ने रहने और अन्य बातों की चिंता थी। इस सब के बावजूद वह वैसी निष्ठुर और आत्मकेंद्रित मां नहीं बनना चाहती थी। लेकिन एक दिन वे देखती हैं कि वह सामने खड़ी है, उदास, चिंतित, विचारों में गुम, दांतों पर जीभ फेरती, कुछ कहने का साहस जुटाती। क्या बात है? अचानक वे चिंतित हो उठी।
गौतम इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसने हकलाते हुए कहा। यह तो अच्छी बात है, पर इतनी परेशानियों के बीच भी वह पढ़ता रहा, यह क्या कम है? इंजीनियरिंग करके क्या करेगा? क्या तत्काल नौकरी मिल जाएगी? रेलवे, बैंक या कोई परीक्षा क्यों नहीं दिलवा देती हो? साथ में पढ़ता रहेगा। पति ने बेझिझक होकर कहा। आखिर कोई कब तक दयावश गौतम के लिए पैसा देगा? भाई साहब, वह आगे पढ़ना चाहता है, मैं क्या करूं? उसने होठ टेढ़े करते हुए कहा। कितना खर्चा आ रहा है? अभी तो 40,000 फीस भरनी है, उसने मायूस होकर कहा। वे दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रॉमिस मत कर देना। वह देर तक बैठी बातें करती रही, पर उनकी तरफ से नाउम्मीदी ही थी। उन्होंने देखा था तब। जाते वक्त उसने न नमस्ते की थी, न मुड़कर देखा था। सिर्फ इतना कहा, अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। टबडबाई आंखों में कुछ ऐसा भाव था जो उन्हें बुरी तरह विचलित किए दे रहा था। बाद में पता चला था कि उसने गौतम को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया है। वे समझती रहीं कि उसे उनका ना कहना इतना बुरा लगा था कि बीच में उसने कभी कोई संपर्क नहीं रखा। हाँ, लड़का ठीक ठाक था पढ़ाई में, इसलिए पास होता गया। और अभी वह बता रही थी कि अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी है और उसने कई कंपनियों में अप्लाई कर दिया था। बस इसकी नौकरी लग जाए, वह कहे जा रही थी। उसकी नौकरी लगना जरूरी है भाभी। रिजल्ट का इंतजार तो करना पड़ेगा, उन्होंने दिलासा देते हुए कहा। उसकी निगाहों में कुछ ऐसी चुभन थी कि उन्हें बच्चों की तैयारी भारी लगने लगी। जानती हैं, हर माँ बच्चों के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम करना चाहती है, श्रेष्ठ और सुंदर चीजें खरीदना चाहती है, उनके लिए श्रेष्ठ शिक्षा देना चाहती है, लेकिन यह सब करने की गुंजाइश हो तब ना। इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? उन्होंने पूछा। प्रशांत का क्या परसेंटेज रहा? वह पलटकर पूछ बैठी। इस बात का इस समय कोई प्रयोजन न था, पर वह जानबूझकर पूछ रही थी। वह जताना चाहती थी कि उसके बच्चे उनके बच्चों से ज्यादा मेहनती, होशियार और कुछ भी करने की क्षमता रखने वाले हैं, लेकिन उनके पास बच्चों को भेजने लायक स्थितियां हैं, साधन है, पैसा है, इसलिए वे जा रहे हैं। भाभी, क्या इनके लिए एजुकेशन लोन लिया है? वह एक एक बात की जानकारी ले रही थी, जैसे वह इस वक्त को पूरी तरह से भुना लेना चाहती हो। वह उनकी खुशियों और उल्लास को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना चाहती थी। हाँ, उसी से तो जाना हो पा रहा है, वरना इतनी गुंजाइश कहाँ, उन्होंने हंसते हुए कहा। शायद वह पुरानी बात याद दिलाना चाह रही थी, जब उन्होंने 40,000 रुपए देने में असमर्थता जताई थी। दोनों बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन, मकान की किश्तें, रिश्तेदारियां और अन्य जिम्मेदारियां उसने कितने बड़े धर्म संकट में डाल दिया था, और आत्मग्लानि में भी। आज भी वह उनके सामने उसी तरह की स्थिति पैदा कर रही थी कि वे सोचें और कुछ करें, और वे मन ही मन घुट रही थीं। उन्हें लग रहा था कि वह उस बात को लेकर उन्हें प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं चूक रही थी। इस समय वह दूसरी बातों से परे थी। उसे भी तो सोचना चाहिए था, पति ने समझाया। पति उसकी चालाकी और कृपणता समझ रहे थे। लड़की की पूरी पढ़ाई करवा दी, फिर भी वो क्या चाहती है कि हम ब्याज पर पैसा उठाकर देते या सोना बेचकर पैसे देते? उसको कहो कि वह जाए, अभी हम लोगों को कहीं जाना है। पति उस पर लगातार भुनभुना रहे थे। बीच में कई महीने संवादहीनता में गुजर गए। वे भी नहीं पूछ पाई थी, बल्कि बचती रही थी कि उसके बेटे की फीस का क्या हुआ। आज उसी प्रसंग को वह पूरी धार और मार के साथ उठा रही थी, जबकि उन्हें लगता था कि लड़की की फीस गेहूं, चावल, कपड़े, राखी के बहाने अन्य चीजें देकर वे अपना कर्तव्य पूरा कर रही हैं। उन्हें क्या पता था कि उसके बच्चों के सपनों की उड़ान तथा उसकी महत्वाकांक्षाएं उनकी सीमा से परे थीं, पर उसके साथ उनके संबंधों का साथ लंबा था। अतीत की बातें मन को पिघला देती थीं, इसलिए छोटी छोटी बातों को वे विस्मृत कर देना चाहती थी। भाभी, इसका जॉब जल्दी लगना चाहिए। खन्ना मैडम को जानती हैं आप? वो खन्ना मैडम के लड़के ने पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने का वायदा किया था। जॉब लगने पर वापस कर देंगे। उन्होंने गौर किया। उसकी आवाज में हल्का सा कटाक्ष था कि आपने मदद नहीं की तो क्या उसका बेटा इंजीनियर नहीं बनता? मुझे उसे इंजीनियर बनाना था, सो बना ही दिया। देखो, उसने अपने परिचितों में से किसी को नहीं छोड़ा था।
जिससे कोई ना कोई उधारी न ली हो। लोगों की उदारता अपने वैधव्य और संघर्ष से उपजी सहानुभूति बटोरकर उसका वह भरपूर दोहन कर रही थी। साथ ही लोगों की दया भी बटोर रही थी। इस बात को लेकर पति महोदय उसके प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आते थे। बंटी से बात करके देखो, पति ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। शायद वो चली जाए। अभी इस वक्त? उन्होंने झुंझलाहट में भरकर कहा। इस समय मेरा मन बच्चों की तैयारी में अटका है। मेरे भीतर क्या क्या नहीं उमड़ घुमड़ रहा है, और ये अपने बच्चों का राग लेकर बैठ गई। उनका चेहरा तमतमा उठा। उसकी भाव भंगिमा देख रही हो, वह नहीं जाएगी। तो क्या करूं? वे जोर से चिल्लाईं। बात तो कर लो, कम से कम उसको यह तो लगेगा कि हम उसके बेटे के लिए चिंतित हैं, प्रयासरत हैं। बाकी उसका भाग्य। तत्काल न चाहते हुए भी बंटी को फोन लगाया। मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर बैठा है। एक आध लड़के को नौकरी तो दिला ही सकता है, और बुआ भतीजे के रिश्तों का मूल्यांकन भी हो जाएगा। पति ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखते हुए कटाक्ष किया। इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं होगा बंटी। ये लड़का जिन परिस्थितियों में पढ़ा है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबने मिलकर पढ़ाया है उसे। बुआ, मैं देखता हूं अगर कुछ हो सका। उससे कहिए वह अपना बायोडाटा एप्लीकेशन के साथ भेज दे। तुम चिंता मत करो, गौतम की नौकरी पक्की लग जाएगी, उन्होंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। टीना को तो अभी टाइम है, आशीष दीजिए कि वह भी MBA कर ले, उसने मुस्कुराकर कहा। ये फिर तुमसे पैसे मांगेगी? वे दोनों मन ही मन कसमसाकर रह गए। 15-20 दिन बाद उसका कॉल लेटर आ गया था। उसे इंटरव्यू के लिए जाना था। उन्होंने उसके लिए कपड़ों का इंतजाम किया, घंटों बैठकर समझाया। इंटरव्यू के बाद वह गौतम के साथ मद्रास जा रही थी। वह वहीं से फोन करके बता रही थी, भाभी वह एशिया के दूसरे नंबर की कंपनी है, अगर वहां हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने माथा पीट लिया। बंटी ने जो बताया वह उसे बता भी नहीं सकती थी कि गौतम पहले तो लिखित परीक्षा में ही फेल हो गया, किसी तरह वहां से निकाला। जब इंटरव्यू देने गया तो इतना घबरा गया कि नाम तक ठीक से नहीं बता पाया। बुआ जीवन में जो कभी नहीं किया, कितने लोगों से, यानी पूरा चैनल जो 15-16 लड़कों को अपॉइंट करने वाला था, उसका एहसान लेना पड़ा। कितनी तरह से कन्विंस करना पड़ा। बस आप तो उससे इतना कहिए कि वह कड़ी मेहनत कर मेरी इज्जत बचा ले। पता नहीं काम कर पाएगा या नहीं। वे बंटी को तरह तरह से आशीष दे रही थीं। उन्हें लग रहा था कि गौतम की नौकरी लगवाना उनके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना का पूर्ण होना था। लेकिन कॉल लेटर आने के बाद भी वह इंतजार करती रही कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी से गौतम का कॉल लेटर आएगा। गुस्सा तो उन्हें इतना आ रहा था कि उसे जाकर सारी हकीकत बता दे, पर लगा उससे गौतम का आत्मविश्वास न टूट जाए, वह आत्महीनता का शिकार न हो जाए। यह भी हो सकता है कि वह उनका तथा बंटी का एहसान न लेना चाह रही हो। शायद वह नहीं जानती थी कि कंपटीशन की इस दुनिया में कितनी तैयारियों की ज़रूरत होती है। ज्वाइन करने का शायद अंतिम दिन बचा था जब वह बंटी की कंपनी में ज्वाइन करने के लिए गया। मैंने गौतम को समझा दिया है कि खूब मेहनत से काम करना, साथ ही MBA की तैयारी करते रहना, दूसरी कंपनियों के ऑफर देखते रहना। वे उसका चेहरा देखती रह गईं। उसकी आंखों में बच्चों को लेकर दुनिया को दौड़कर लपकने की महत्वाकांक्षा तैर रही थी। वह नहीं जानती थी बच्चे उस दौड़ में शामिल होने लायक हैं भी या नहीं। ऐसा न हो कि तेज दौड़ने की इच्छा में उनके पांव लड़खड़ा जाएं और वे गिर पड़ें। यह औरत बच्चों को चैन से जीने नहीं देगी, इतना फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देगी उनमें कि। पति गुस्से में उसे भला बुरा कहे जा रहे थे, पर वे विस्मित थी कि घर में रहने वाली सिलाई बुनाई तथा झूला घर चलाकर खर्च निकालने वाली 8वीं पास इस महिला को पढ़ाई, कैरियर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पासपोर्ट, विदेशी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उससे जुड़े नियम कायदों के बारे में उनसे भी ज्यादा जानकारी थी। वह उनके बच्चों की जगह अपने बच्चों को देख रही थी। कभी कभी परिस्थितियों से टकराने के उसके अदम्य साहस के आगे वे भौचक्क रह जाती। युवावस्था का वैधव्य, 2 बच्चों का भार, जिस पर हिंदी या अंग्रेजी का शून्य ज्ञान, न कोई नौकरी, न पैसा, न रिश्तेदार, सिर्फ संकल्प और संकल्प। इसलिए उसके प्रति उनके मन में आकर्षण बना रहता है। बात तारीफ और साहस की नहीं है, बात अपेक्षाओं के बढ़ने की है।
आदमी को अपनी औकात भी तो देखनी चाहिए, पति ने झल्लाकर कहा। विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है, सफलता की सीढ़ियां चढ़े हैं। वे उसका ही पक्ष ले रही थीं, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती थी। देख लेना, यह औरत अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसकी महत्वाकांक्षाएं उन्हें कहीं भी टिकने नहीं देंगी। पति अपनी बात पर अड़े थे। उस दिन वे दोनों कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे कि देखा सामने मीनाक्षी खड़ी है, मुस्कुराती, चहकती, खुश। उसकी आंखों में सफलता की चमक थी, जैसे उसने धरती और आकाश की अछोर सीमाओं को छू लिया हो। साथ में गौतम था, बेहद खुश। बाहर रहकर काम करने का विश्वास उसकी हंसी में समाया हुआ था। उसकी आंखें हंस रही थीं। कैसा चल रहा है? ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। बंटी से मिलते हो? कभी कभार। खूब मेहनत करके काम करना, जितना अच्छा काम करोगे उतनी ही जल्दी प्रमोशन मिलेगा। जी। वह बीच बीच में उसे इशारे से समझा रही थी। क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, लड़के ने 500-500 रुपए की गड्डी उनके सामने रख दी। पहली तनख्वाह? तो? वे दोनों विस्मित, शब्दों से परे। आप दोनों के लिए। उसने पूरी मुस्कान बिखेर दी। उसकी आंखों में कहीं भी दयनीयता का भाव नहीं था, आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दमक रहा था। वे दोनों भौचक्के से उसे देखते रह गए। यह क्या? लड़के को इतने समय बाद पैसा मिला और तुम इस तरह दिलवा रही हो? नहीं भाई साहब, आपको लेना ही होगा। भाभी आप समझाइए ना। भाई साहब मना मत करिए, सब आपका ही तो किया हुआ है। हमारा नहीं, गौतम की मेहनत है, तुम्हारे संघर्ष का फल है, और फिर गौतम बच्चा है। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेकर आए। आप दोनों को जो लेना है ले लीजिए, पर मना मत कीजिए। वह लगातार तरह तरह की बातें करते हुए आग्रह किए जा रही थी। गौतम का मन रखने के लिए उसका दिल मत तोड़िए। यह सब क्या था? एहसान अदा करने का तरीका, या कृतज्ञता व्यक्त करना, या दरियादिली प्रदर्शित करके छोटा साबित करना कि आपने तो सब कुछ होते हुए भी 40,000 रुपए नहीं दिए थे, और हमारे पास जो आया वो हम पूरा दे रहे हैं, जबकि वह आपाद मस्तक कर्ज में डूबी थी। उसे आगे पीछे का ख्याल ना हो, ऐसा भी नहीं है। वे दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्होंने उसको इतनी जिद करते हुए कभी नहीं देखा था। उन्होंने गड्डी में से 500 का एक नोट निकाला और शेष राशि गौतम की जेब में रख दी। इस पूरे एपिसोड में 1-1.5 घंटा निकल गया। इस बीच उनके पति निर्मल ने माँ बेटे को अनेक नसीहतें दे डाली, और वह रट लगाए हुए थी कि वे गौतम को समझाएं कि वह ठीक से रहे, बुरे दोस्तों की संगत में न पड़े, आगे की पढ़ाई का ध्यान रखे, विदेशी कंपनियों में जाने का रास्ता देखता रहे, और अंतिम फैसला कि टीना तो MBA पूना से ही करेगी। फिर एक दिन उसका फोन आया कि टीना का सिलेक्शन पूना के किसी कॉलेज में हो गया है। फिलहाल उसे 35,000 रुपए भरने हैं। उन्होंने समझाया कि बैंक कैसे एजुकेशन लोन दे रहे हैं। तो वह तपाक से पूछ बैठी, भाभी लोन का ब्याज और फिर बाद में किस्तें चुकाना कितना मुश्किल हो जाएगा। आपने लोन लिया था तो कितना खर्चा आया था। पासपोर्ट तो टीना का भी बन गया है, लोन लेना होगा तो बाहर की पढ़ाई के लिए लेंगे। उनसे कुछ बोलते न बना। उसका हिसाब किताब एकदम सटीक था। उसे लग रहा था कि अगर वे अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए खर्च कर सकती है, लोन ले सकती हैं, तो 4-4.5 लाख रुपए और क्यों नहीं ले सकती उसकी टीना के लिए। उनके कुछ जवाब न देने पर वह बीच में लंबी चुप साध गई। उन्हें लग रहा था कि अब उसका बेटा कमा रहा है। टीना स्वयं कॉल सेंटर में काम कर रही थी। उसके पास ब्याज का पैसा भी आता है, और यह जानते हुए भी कि उनके ऊपर फिलहाल कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसे पैसे की बात कहनी ही नहीं चाहिए। लेकिन यह उनकी सोच थी, उसकी नहीं। पूना जाने के 1 हफ्ते पहले माँ बेटी मिलने आई। दोनों के चेहरे पर दंभ था। भाभी आप उन दोनों के पते दे दीजिए, राखी भेजनी होगी ना। क्यों नहीं, आखिर इनको मिलकर ही तो टीना की शादी करनी होगी। वे उसका दमकता हुआ चेहरा देख रही थीं। अधिकार से कही गई बात में भविष्य के संकेत छुपे थे। भाभी अब मैं नाले वाला मकान निकालकर फ्लैट बुक करना चाहती हूँ। आपकी नज़र में कोई फ्लैट हो तो बताइए, उसने उत्साहित होकर कहा। अभी से? अभी उसे कुछ साल कमाने दो, चैन की सांस लेने दो। एकाएक लड़के के ऊपर किश्तों का भार आ जाएगा।
उनके मुंह से अनायास निकल पड़ा। पर भाभी, अच्छा मकान होना भी तो जरूरी है। अभी टीना की पढ़ाई में खर्चा आएगा, एक साथ यह सब कैसे होगा? वो तो खन्ना मैडम की बेटी दे देगी, बाद में पटाते रहेंगे। वह विश्वास के साथ बोली। इस औरत का दिमाग है या एक्सप्लॉयटेशन के तरीकों का खजाना, लोगों की भावनाओं और अच्छाइयों का किस तरह से फायदा उठाती है। पति फिर नाराज हो रहे थे। क्या लोगों ने ठेका ले रखा है कि यह सपने देखे और लोग इसके सपनों को पूरा करें? भावनात्मक रूप से खेलती है यह। और आज बच्चों के जाने के बाद वे परेशान थीं। बैंक के लोन के बावजूद तमाम एफडी भुनाई जा चुकी थी, प्लॉट बेचे जा चुके थे, जो गुना भाग लगाया गया था उसके विपरीत जाकर हिसाब दोगुना हो गया था। तमाम ऐसी बातें, चीजें तथा खर्चे जो पहले से पता नहीं होते हैं, वे सब धीरे धीरे आर्थिक तंत्र को तोड़ रहे थे। वह परेशान, न मांगने का संकल्प जीवन में टूटता नजर आ रहा था। स्वाभिमान के तार ढीले पड़ने लगे। बाहर बच्चे किससे मांगेंगे? कौन उनकी सहायता करेगा? रात रात भर नींद न आती। उनका रिश्तेदारों और दोस्तों पर जाकर मन टिक जाता, जिनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस था, जमीनें थीं या आय के इतने स्रोत थे, उनमें से आसानी से पैसे दे सकते थे। वह पूरे समय हिसाब में डूबी रहती और बेटे बेटी से बार बार कम से कम में अपनी पढ़ाई, समय निकालने की आदर्शवादी बातें सिखाती, समझाती रहती। एक दिन तो बेटी रो ही दी। उसके पास एक भी पैसा नहीं था और कोई काम भी वहां नहीं कर पा रही थी। तब उनका धैर्य टूट पड़ा। अपने स्वाभिमान और संघर्ष पर उन्हें आत्मग्लानि हो उठी और रह रहकर उन सब पर गुस्सा आने लगा, जिन्होंने कभी पलटकर यह भी न पूछा कि तुम्हारे बच्चों को कभी कोई जरूरत तो नहीं है पैसों की। ऐसी धन संपत्ति किस काम की जो किसी के काम ना आ सके। यहां मेरा जीना मुश्किल हो रहा है और ये लोग। वह गुस्से में सबको कोसे जा रही थी। कब तुमने किसी से कुछ कहा, मांगा? क्या किसी को सपना हो रहा है कि तुम परेशान हो? बच्चों की जरूरतें बढ़ गई हैं। पति उसकी मनस्थिति समझ रहे थे। उन्होंने कहा था कि बाहर भेजो पढ़ाई के लिए। वह रुआसी हो उठी। किस हक से कहें किसी से? आखिर तो जिम्मेदारी हमारी है। हमारी हैसियत नहीं थी तो नहीं भेजना चाहिए था। यह बहस का वक्त नहीं है। चलो बात करके देखते हैं कौन काम आता है। मीनाक्षी, उसने कैसे अपने बच्चों के लिए यह सब किया? मीनाक्षी, किसकी बात कर रहे हो? तुम तो उसके मांगने की आदत से चिढ़ते थे। उसकी स्थिति और हमारी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, पर सवाल बच्चों की जिंदगी और करियर का है। वे गहरी सोच में डूब गईं। कितना कुछ एकाएक घटित हो गया और उन्होंने महसूस किया कि उनके और मीनाक्षी के चेहरे में कोई अंतर नहीं रह गया है। धीरे धीरे उनका चेहरा मीनाक्षी के चेहरे में बदलता जा रहा था। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी चेहरे।